Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn punctuation. पंक्चुएशन का मेरा वीडियो 3 पार्ट का एक सीरीज है जिसमें जितने भी मेन पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनके यूजेस को बतलाए गए हैं. सो पंक्चुएशन क्या है? पंक्चुएशन सेंटेंस में जो पॉज दिया जाता है, जो रोक दिया जाता है, उसको शो करने के लिए सेंटेंस के करेक्ट प्लेस में करेक्ट तरीके से प्रॉपर मार्क्स का जो यूज़ किया जाता है जिससे कि सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो सके, उस मार्क्स के यूज़ करने की जो कला है वही पंक्चुएशन है. तो पंक्चुएशन के जो मार्क्स होते हैं, जो मुख्य मार्क्स होते हैं, वे हैं फुल स्टॉप जिसको कि पीरियड भी कहा जाता है, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रॉफी, इन्वर्टेड कॉमास, डैश, हाइफन, ब्रैकेट्स एट्सेट्रा. तो ये इन मार्क्स को यूज करके हम सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाते हैं, उसके मीनिंग को क्लियर करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में हमने फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलन और कॉलन के बारे में पढ़ लिया. रेस्ट क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रॉफी, इन्वर्टेड कॉमास, डैश और हाइफन के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ना है. सो क्वेश्चन मार्क क्या है? क्वेश्चन मार्क को मार्क ऑफ इंटेरोगेशन भी कहते हैं और इसका यूज हम किसी से क्वेश्चन करने के लिए करते हैं. जब कभी हमें किसी से कुछ पूछना होता है, कुछ प्रश्न करना होता है, तब हम क्वेश्चन मार्क का यूज सेंटेंस के लास्ट में करते हैं. और ये जो सेंटेंस होते हैं इनमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं किया जाता है. डायरेक्ट स्पीच में जब हम बात करते हैं, डायरेक्ट स्पीच में जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं किसी से, तब उस क्वेश्चन वाले सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क को पुट किया जाता है. जैसे व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? डू यू नो हिम? क्या आप उसको जानते हैं? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? वेयर हैव यू बीन सिंस यस्टरडे? कल से आप कहाँ हैं? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया? तो इस तरह से ये क्वेश्चन मार्क्स जो क्वेश्चन के लास्ट में डाले जाते हैं. नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क का जो मार्क होता है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ब्रैकेट में है. तो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किसी भी वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस के बाद किया जाता है. सेंटेंस के ये शो करने के लिए कि सेंटेंस में कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आया है, सडन फीलिंग आया है, हमारी जो फीलिंग है वो अचानक आई है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको शो करने के लिए हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं इंटरजेक्शन में. तो इंटरजेक्शन में हमने पढ़ा है कि इंटरजेक्शन क्या होता है और स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाने के लिए इंटरजेक्शन वाले वर्ड लगाए जाते हैं. उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करने के लिए. सीधा एग्जाम्पल, हुर्रा वी वॉन द मैच. यहाँ हमने मैच जीत लिया है तो हम बड़े खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और अपने उस खुशी को दिखाने के लिए हमने कहा हुर्रा, और उसके बाद में इंटरजेक्शन ये हुर्रा है जिसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया गया है. अल्लास ही इज़ डेड. तो अल्लास ये दुख वाला फीलिंग है, बहुत दुख के साथ कहा जा रहा है कि वह मर गया है. व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़. एक सुंदर फूल को देखकर हमारी फीलिंग होती, वाह कितना सुंदर फूल है. हाउ शेमफुल. जब कोई गलत काम करता है तो हमें शर्म आती है, तब हम कहते हैं कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक है ये. कोई इम्फेटिक नॉमिनेटिव के लिए, इम्फेटिक मतलब जहाँ पर दबाव दिया जाए या जहाँ पर प्रेशराइज किया जाए, तो किसी को बुलाने के लिए, संबोधित करने के लिए जब हम कोई वर्ड यूज करते हैं, उसका नाम लेते हैं, तब भी उस वर्ड या फ्रेज के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं. जैसे ओ गॉड हाउ इट हैपन. हे भगवान ये कैसे हुआ. गर्ल्स फॉलो मी. लड़कियां मेरे पीछे आओ. तो इस तरह हम जब किसी को एड्रेस करते हैं नाम पुकार कर, तब भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है एपोस्ट्रॉफी, जिसका सिंबल आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, ऊपर में कॉमा टाइप का. तो ये एपोस्ट्रॉफी होता है. तो एपोस्ट्रॉफी का यूज़ कहाँ करते हैं? एपोस्ट्रॉफी का यूज़ पॉसेसिव केस में किसी के स्वामित्व, किसी के अधिकार, पोजीशन को बताने के लिए एपोस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है. जैसे इट इज सैम्स बाइक. जब नाउन सिंगुलर हो
तो उसके पोजीशन को बताने के लिए हम उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे सैम में अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है, सैम्स, यह सैम का बाइक है। शेक्सपियर्स पोएम्स आर रोमांटिक, शेक्सपियर सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया कि शेक्सपियर के पोएम्स रोमांटिक होते हैं। ही रीड्स इन ए बॉयज स्कूल, यहाँ देख रहे हैं कि बॉयज़ के बाद अपोस्ट्रोफी लगा है, तो ऐसे प्लूरल नाउन्स जिसके लास्ट में एस या ई एस हो तो उसके बाद केवल अपोस्ट्रोफी लगाया जाता है उसको प्लूरल बनाने के लिए। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उसको पोजीशन को दिखाने के लिए हम लोग केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते, कि वह लड़कों के स्कूल में पढ़ता है। उसी तरह सी रीड्स इन ए गर्ल्स स्कूल, लड़कियों के स्कूल में वह पढ़ती है। तो ये प्लूरल नाउन है, ऑलरेडी इसके लास्ट में एस है, इसलिए इसमें ओनली अपोस्ट्रोफी लगाएंगे उसके पोजीशन को दिखाने के लिए। आई रीड इन वीमेंस कॉलेज, ये वीमेन जो है ये प्लूरल नाउन है, लेकिन इसके लास्ट में एस नहीं है, इसीलिए इसके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। तो इस तरह पोजीशन शो करने के लिए हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कुछ लेटर्स जो होते हैं जिसको एब्रिविएशन भी कहते हैं, तो वैसे लेटर्स को प्लूरल बनाने के लिए भी अपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। जैसे देयर आर 5 MSCs इन आवर स्कूल, तो MSCs, MSc क्या है, एक एकेडमिक उसका रिकॉर्ड है, क्वालिफिकेशन है, तो उस क्वालिफिकेशन दिखाने के लिए यहाँ एब्रीविएशन है MSc। तो 5 MSc किए हुए लोग हैं, तो ये MSc यहाँ प्लूरल है। उसी तरह फिगर को जब प्लूरल बनाना हो तब भी अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है। जैसे देर आर 25 इन 100, 100 लाने के लिए 20 क्या होते हैं 5, 20 पीस 5 लगाने पड़ते हैं, तो ये 5 प्लूरल बनाया गया है, इसलिए यहाँ इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा है। नेक्स्ट है कि अपोस्ट्रोफी का यूज़ कहीं कहीं पर किसी लेटर या लेटर्स के ओमिशन उसको हटाने के लिए, मतलब उसके नहीं होने को शो करने के लिए भी किया जाता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्ड या वर्ड्स का जो शॉर्ट यहाँ बनाते हैं, लेटर्स का शॉर्ट फॉर्म जब बनाते हैं तब अपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। जैसे आई एम का शॉर्ट फॉर्म है आई एम, जिसमें आई एम में एम का ए यहाँ ओमिटेड है, छुटा हुआ है। यू आर आर का ए यहाँ नहीं है, उसके लिए अपोस्ट्रोफी लगाया गया है कि ये ए क्या है यहाँ पर ओमिटेड है। दे आर ए ओमिटेड है। कैंट, कैन नॉट, नॉट का एन ओ, एन यहाँ है कैन नॉट, तो एन ओ यहाँ ओमिटेड है, दोनों को एक में कॉम्पैक्ट किया गया है, मिलाया गया है, शॉर्ट किया गया है। इज नॉट, इजंट यहाँ केवल ओ ओमिटेड है। आरंट, आर नॉट का शॉर्ट है। आई विल डब्ल्यू आई ओमिटेड है, केवल आइल हो गया है। ही विल, हील। स्विल, सी विल का शॉर्ट है। डोंट, डू नॉट का शॉर्ट है। डजंट, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। डिडंट, डिड नॉट का शॉर्ट है। शुडंट, शुड नॉट का शॉर्ट है। कुडंट, कुड नॉट का शॉर्ट है, जिसमें कुड नॉट ओ ओमिटेड है। वुडंट, वुड नॉट। हैवंट, हैव नॉट। हैजंट, हैज नॉट। हैडंट, हैड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये सारे जो शॉर्ट बनाए गए हैं या उस ओमिशन को दिखा रहा है कि वहाँ से वो ओमिटेड है, हटा हुआ है, उसको शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी का यूज किया गया है। लेट्स सी इन द सेंटेंस, आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं, आई एम नॉट गोइंग देयर ऐसा होना है, तो मैं वहाँ नहीं जा रहा। यू आर नॉट ब्रेव, यू आर नॉट ब्रेव। दे आर गोइंग टू स्कूल। ही कैंट लिफ्ट दिस बैग, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग का शॉर्ट है। इस तरह कुछ लेटर या लेटर्स के ओमिशन के लिए भी अपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉमास। तो आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर में पहले जो ऊपर में 2 डॉट की तरह दिखाई दे रहे हैं, लास्ट में फिर 2 डॉट की तरह, और इनके बीच में एक स्टेटमेंट होता है, एक सेंटेंस होता है, तो ये इन्वर्टेड कॉमास कहलाते हैं। इन इन्वर्टेड कॉमास चूंकि ये सिंगल नहीं आते, मतलब अकेले 2 कॉमा लगा दिए तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है, दोनों साइड में कॉमास होते हैं और बीच में कोटेशन होता है, सेंटेंस होता है। तो इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? इन्वर्टेड कॉमास का यूज़
किसी भी सेंटेंस में कोटेशन को दिखाने के लिए, किसी की कही हुई बात को जब कोट किया जाता है तब उसको दिखाने के लिए इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया जाता है। स्पेशली हम लोग डायरेक्ट स्पीच में इसका यूज देखते हैं। जैसे ही सेड आई एम ए टीचर, तो आई एम ए, उसने कहा, क्या कहा कि मैं एक टीचर हूँ, तो उसका स्टेटमेंट है, उसका ये कोटेशन है कि मैं एक टीचर हूँ, तो इस कोटेशन को हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डाल दिया। सी आस्क्ड व्हेन आर यू गोइंग, तो ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्वेश्चन किया गया कि आप कब जा रहे हैं, तो ये एक कोटेशन है, एक स्टेटमेंट है जिसको कि इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है। इन्वर्टेड कॉमास का दूसरा यूज क्या है कि किसी भी बुक के टाइटल, पोएम के टाइटल, स्टोरी के टाइटल को जब हम शो करते हैं तब वहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया जाता है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमास दिखाई दे रहा है, जैसे मैकबेथ, मैकबेथ एक बुक का नाम है, हैमलेट एक बुक का नाम है, तो मैकबेथ एंड हैमलेट आर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये जो बुक का नाम है जिसके अंदर स्टोरीज हैं, तो स्टोरी का नाम भी कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया जाना है यहाँ पर। रामायण एक ग्रंथ है, बुक है, बड़ा बुक है, जिसका नाम के लिए उसको दिखाने के लिए हमने यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया है। तो बुक का नाम, स्टोरी का नाम, पोएम का नाम को जब हम दिखाते हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाया जाता है, और कोटेशन जब हम लिखते हैं तो कोटेशन में डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया जाता है। और दूसरा यूज देखें कि किसी वर्ड पर हम फोकस जब करते हैं, उस पर अपना ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं रीडर के द्वारा, तो रिटर्न फॉर्म में यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया जाता है। जैसे आई, आई पर हमने फोकस किया है कि आई जो है वह एक प्रोनाउन है। हाँ, यहाँ सिंपल आई नहीं है कि इस आई पर हम बता रहे हैं कि ये जो आई है ये एक प्रोनाउन है, तो इस पर हमने ध्यान आकर्षित किया, इसलिए इसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया गया है। नेक्स्ट है आई, यू, ही एंड सी, तो इन चारों के बारे हम बता रहे हैं कि आई, यू, ही एंड सी ये क्या हैं, प्रोनाउंस हैं, तो इन पर हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो ध्यान आकर्षित करने के लिए, उस पर फोकस डालने के लिए भी इन्वर्टेड कॉमा सिंगल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डैश। डैश हम लोग जब लिखते हैं कॉपी पर तो डैश बीच में लिखते हैं, लेकिन लैपटॉप में जब लिखे तो वो नीचे आता है। तो हम जब कॉपी में लिखेंगे तो इसे बीच में लिखेंगे। तो डैश जो होता है एक लंबी लाइन होती है, हाइफन से बड़ी लाइन होती है, और इसका यूज किसी भी सेंटेंस में जब अचानक से कोई स्टॉप आ जाता है, रोक आ जाती है, ब्रेक आ जाता है, तब जाकर इसका यूज हम करते हैं उस ब्रेक को शो करने के लिए कि सेंटेंस में यहाँ पर थोड़ा ब्रेक लेना है। जैसे इफ़ आई कुड अटेंड द पार्टी बट वाई आई थिंक ऑफ इट नाउ, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं उस पार्टी को अटेंड किया होता, फिर हमें याद आता है कि अरे मैं इसके बारे क्यों सोच रहा हूँ। तो ये सेंटेंस दो जो हम बात करते हैं उसके बीच में जब हमें रुकना पड़ता है, उस पर थोड़ी सोच आती है, तब हम डैश का यूज करते हैं। दूसरा सेंटेंस है इफ़ माई फादर वेर अलाइव, अगर मेरे पिता जीवित होते बट वाई शुड आई लैमेंट फॉर द पास्ट, क्यों लेकिन मैं उस पर अभी पास्ट के बारे सोच रहा हूँ। तो इस तरह का जब रोक अचानक से कोई ग्रामेटिकली यहाँ रूल नहीं है, तो उसके लिए हम जब रोक लगाते हैं अचानक एब्रप्टली, तब हम डैश का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि जब कोई सीरीज में किसी की बात करते हैं, बहुत सारा एक ग्रुप की बात करते हैं, उसमें कुछ लोग होते हैं, वो सीरीज जब दिखाते हैं और उसको एक यूनिट मानते हैं, उसको समअप करते हैं, एक में मिलाने की बात जब करते हैं, तब हम डैश का यूज करते हैं। जैसे मेन, वीमेन, बॉयज एंड गर्ल्स, डैश लगाया है कि ये चारों क्या है, ऑल वेर प्रेजेंट देयर, इन सब के बारे एक बात कर रहे हैं, ये ऑल में दिखाया गया है, तो ये प्रेजेंट थे। फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर्स एंड कंपेनियंस, फिर डैश लगाया, इन चारों को समअप किया कि ये सभी लोग आर इन्वाइटेड इन द पार्टी, ऑल आर इन्वाइटेड इन द पार्टी, सभी लोगों को पार्टी में इन्वाइटेड किया गया है। तो इस तरह समअप करने के लिए डैश का यूज किया जाता है। किसी आइडिया को जब हम रिपीट करते हैं, किसी भी सेंटेंस में एक ही बात को, एक ही आइडिया को जब रिपीट करते हैं, तब भी डैश लगाते हैं। जैसे
दिस इज एन आइडियल सिटी, ये एक आइडियल सिटी है, आदर्श शहर है। फिर उसी के बारे हम कह रहे हैं, परहैप्स द बेस्ट। तो किसके बारे बात कर रहे हैं? आइडियल सिटी के बारे रिपीट कर रहे हैं आइडिया को कि वो आइडियल सिटी क्या है, शायद वह सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर हमने डैश का यूज़ किया। नेक्स्ट है हाइफन। हाइफन डैश की तरह ही है लेकिन उससे छोटा होता है, ठीक है। बड़े लंबे वाले को डैश कहते हैं, छोटे वाले को हाइफन कहते हैं। तो हाइफन एक शॉर्टर लाइन है, डैश से छोटा होता है और इसका यूज़ कंपाउंड वर्ड के अलग अलग पार्ट को मिलाने के लिए किया जाता है। जैसे मदर इन लॉ, मदर इन लॉ क्या होता है? एक वर्ड है, मतलब इसका मीनिंग एक होता है, सास। तो मदर इन लॉ 3 वर्ड्स हैं जिसको कि हमको एक साथ एक मीनिंग में लाना है। तो ये इसके 3 पार्ट को एक करने के लिए, मिक्स करने के लिए हम हाइफन का यूज करते हैं। उसी तरह फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो ये सारे आते हैं। प्रो इंडियन, प्रो इंडियन एक साथ नहीं लिखकर इसके बीच में हम एक गैप देते हैं और उसके लिए हाइफन लगाते हैं, मतलब कि दोनों का मिलाएंगे तभी एक मीनिंग होगा। ये कंपाउंड वर्ड है। पासर बाई, ये दोनों वर्ड को मिलाकर एक कंपाउंड वर्ड बना है, इसका एक मीनिंग होता है। एंटी अमेरिकन, एंटी और अमेरिकन अलग लिखे हैं लेकिन बीच में हमने हाइफन दिया है क्योंकि दोनों मिलाएंगे दोनों का सेंस एक आता है, अलग अलग नहीं। तो इस तरह कंपाउंड वर्ड के पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए हाइफन का यूज़ किया जाता है। आई एम गोइंग टू माई फादर इन लॉज हाउस, मैं अपने फादर इन लॉज के घर जा रहा हूँ। दूसरा देखें कि कभी कभी लिखते लिखते एक लंबा सा वर्ड जो कि पूरा नहीं हो पाता और लाइन ख़त्म हो जाता है, तब हम उस वर्ड के कनेक्शन को शो करने के लिए भी हाइफन का यूज करते हैं। उस आधे वर्ड को हम अगले लाइन में लिखते हैं लेकिन हाइफन पहले वाले लाइन में रख देते हैं, जिससे कि पता चलता है ये वर्ड अधूरा है और इसका हाफ पार्ट अगले लाइन के फर्स्ट में है। तो इसके लिए भी हाइफन का यूज किया जाता है। जैसे देयर इज अ मैन, ही इज गोइंग टू द मार्केट टू बाय अ मोटरसाइकिल फॉर हिज ब्रदर। तो ये मोटरसाइकिल एक बड़ा वर्ड है जो कि वहाँ लाइन में पूरा नहीं हो पाया, इसको आधा हमने नीचे लिखा है। तो ये हाफ पोर्शन को शो करने के लिए हाइफन का यूज किया गया है। नेक्स्ट इज ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस। सब जितने भी हमने देखे अपने जो पंक्चुएशन मार्क्स थे सबको हमने ब्रैकेट के अंदर डाला था। तो ये ब्रैकेट क्या है? तो ये ब्रैकेट जो देख रहे हैं 2 सेमी सर्कल का जो लाइन है तो ये अलग अलग होते हैं और इसके बीच में भी इन्वर्टेड कॉमाज की तरह बीच में कुछ वर्ड्स या सेंटेंसेस होते हैं जिसको शो करने के लिए ब्रैकेट लगाया जाता है। तो इनका यूज कहाँ किया जाता है? तो इनका यूज कोई भी फ्रेज, क्लॉज या सेंटेंस को बंद करने के लिए, उसके अंदर वो सेंटेंस है, उसका मीनिंग है जो कि सेंटेंस में ग्रामेटिकली उसको नहीं चाहिए, ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग उसको रखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर करने के लिए हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए हम लोग ब्रैकेट में उस फ्रेजेस या क्लॉज या वर्ड्स को, सेंटेंसेस को डालते हैं। सीधा एग्जाम्पल, ही हैज़ लॉस्ट ऑल ही हैड, उसने अपना सब कुछ खोया। तो ये सब कुछ के मीनिंग को क्लियर करने के लिए हमने क्या लिखा? सब कुछ में कौन कौन है? फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव एंड सोसाइटी, इसको ब्रैकेट में डाल दिया। तो ही हैज लॉस्ट ऑल ही हैड, यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है ग्रामेटिकली, लेकिन ये ऑल कौन कौन है इसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए हमने ये ब्रैकेट में ये वर्ड्स डाले। नेक्स्ट सेंटेंस है माई सिस्टर, ब्रैकेट में आई डोंट नो वाई रिफ्यूज टू गो टू द पार्टी। ग्रामेटिकली माई सिस्टर रिफ्यूज टू गो टू द पार्टी करेक्ट है कि मेरी सिस्टर ने पार्टी में जाने के लिए रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, लेकिन इस मना करने का जो रीजन है उस रीजन को क्लियर करने के लिए हमने क्या लिखा? माई सिस्टर आई डोंट नो वाई, मुझे नहीं मालूम क्यों मेरी सिस्टर ने पार्टी में जाने को मना कर दिया। तो इस तरह सेंटेंस के सेंस को, उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए जब हम कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज या सेंटेंस डालते हैं उसको हम ब्रैकेट में डालते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकली अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, उसका वहाँ पर कोई यूज़ नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रॉफी, इन्वर्टेड कॉमास,
डैश और हाइफन के यूज़ के बारे में, उनको पहचानना कैसे, यूज़ कैसा करना है सेंटेंस में, इसके बारे में अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड से शेयर करें। और आज तक अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।